हेलो। नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म जेआरएफ विद गुलशन में। हम लोग जो है हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और उसका जो है बहुत ही डिटेल वे में सॉल्यूशन देख रहे थे कि क्वेश्चन को कैसे जो है सॉल्व किया जाता है। और हम लोगों ने 28 फरवरी 2023 को जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था उसके शुरुआत के 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। ये उसी सीरीज का पार्ट 2 है, यानी कि 28 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग आज फिर 25 क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो अगर आप लोग जो है पेन और पेपर लेके नहीं बैठे हैं तो कृपया हमारी बात माने और साथ में जो है कुछ पॉइंट वाइज नोट्स जो है वो बनाते चले। जैसा कि मैंने इस पेपर को सॉल्व किया और कुछ नोट्स जो है मैंने खुद बनाया, उसी चीज को मैं आपके सामने जो है यहाँ रखूंगा और जो है बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला सेशन जो है पसंद आ रहा है, ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है कहीं ना कहीं आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और ये इनिशिएटिव जो हमारे द्वारा लिया गया है ये कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर बताइए। अगर आप हमसे कुछ और हेल्प जो है चाहते हैं हिस्ट्री के लिए तो उसका भी जो है कमेंट बॉक्स में जो है हमें कमेंट करिए। हम जो है उसके ऊपर जो है वीडियो जो है जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पेपर और बहुत ही ध्यान से हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ कुछ चीजें अगर पेपर सॉल्व करते समय हमसे कोई अगर गलती होती है तो हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जो है ब्लेम नहीं करेंगे। ओके, आप हमसे सीखेंगे, हम जो है आपसे सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है गांधीज लीडरशिप एंड द सोशल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी शीर्षक से निबंध लिखा था। तो हम लोग देखते हैं कि जब 1920 के ऑनवर्ड जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस लेने की बात करते हैं तो कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनका जो है विरोध करते हैं। उसी के सिलसिले में जो है 19 के 30 के आगे जब हम लोग बैठते हैं तो कांग्रेस के अंदर एक जो है हम लोगों को जो है एक विभाजन देखने को मिलता है और कुछ नेता जो है छट के कांग्रेस से हट के कांग्रेस के अंदर एक सब डिवीजन का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं। तो अगर उस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो वो ये जो द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो 1934 ईस्वी में 1934 को जो है तीन लोग मिलकर करते हैं। तीन लोग कौन कौन? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। ये जो है तीन लोग जो है कांग्रेस के अंदर जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है निर्माण करते हैं। और इसी में जो एक जयप्रकाश नारायण जी हैं उन्होंने एक निबंध लिखा जिसका शीर्षक इन्होंने लिखा कि गांधी लीडरशिप एंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पता चला कि गांधी लीडरशिप एंड द कांग्रेस सोशल पार्टी किसका निबंध है? जयप्रकाश नारायण का। ओके, इसके अलावा जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी जिसको बोलते हैं, इसका निर्माण जो 1934 ईस्वी में तीन लोग जो है मिलकर करते हैं, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव। ओके, आचार्य नरेंद्र देव के बारे में एक और बात जो है खास हमें देखने को मिलती है कि आचार्य नरेंद्र देव और मदन मोहन मालवीय जी और एक शख्स और कोई थे, उनका नाम हमें अभी नहीं याद आ रहा है। आप लोग देखिएगा, इन्होंने एक किसान सभा की जो है स्थापना जो है 1918 के आसपास या 1919 के आसपास जो है इन्होंने एक किसान सभा की स्थापना की थी। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? जयप्रकाश नारायण। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद प्रख्यात कोहिनूर हीरा कोहिनूर ब्रिटिश मुकुट को जो है समर्पित किया गया? द सेलिब्रेटेड डायमंड द कोहिनूर वाज सरेंडर टू द ब्रिटिश क्राउन आफ्टर विच वार? तो हम लोगों को इतना तो पता है कि कोहिनूर हीरा जो है वो अंग्रेजों के पास जो है सिखों के द्वारा दिया जाता है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या सेकेंड जो है एंग्लो सिख वार जो हुआ था उसमें दिया गया था। तो इसका सही अगर आंसर हम लोग देखें तो इसका सही आंसर जो है सेकेंड
एंग्लो वार जो हुआ था, उस टाइम जो है कोहिनूर हीरा जो है ब्रिटिश क्राउन क्राउन को जो है समर्पित किया गया था। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और देखें कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, टाइम याद दे रखा है कि 1845 से लेकर 1846 के आसपास जो है ये होता है। एक मिनट। और दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध है वो 1848 से लेकर 1849 के आसपास ये होता है। और इस समय दोनों के समय अगर देखा जाए तो कौन भारत का वायसराय था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ओके। और द्वितीय एंग्लो सिख वार में अगर हम लोग देखें तो एक छोटी सी संधि जो हुई थी, भैरववाल की संधि, भैरववाल की संधि के नाम से जाना जाता है। ओके। BHAROWAL, भैरववाल की संधि के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें जो है एक रानी थी जिनका नाम था रानी जिंदल। वो उनका जो है सेकेंड एंग्लो सिख वार में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है रही थी। इनको क्या किया जाता है कि 1 लाख पेंशन देके, 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके पूरे सिख राज्य को जो है ब्रिटिश भारत में जो है मिला लिया जाता है। ओके। इसके अलावा अगर देखें तो एक और नाम जो हम लोगों को सेकेंड एंग्लो सिख वार में देखने को मिलता है वो है राजा दिलीप सिंह। दिलीप सिंह। ओके। राजा दिलीप सिंह जो है फाइनल रूप से 28-29 मार्च, कहीं कहीं 28 मार्च भी मिलता है, कहीं कहीं 29 मार्च भी मिलता है, तो हम लोग दोनों डेट जो है याद रखेंगे। 29 मार्च 1849 ईस्वी को, 29 मार्च 1849 को जो है कांग्रेस को जो है पूरी तरीके से, पूरा जो पंजाब है, सॉरी मैंने कांग्रेस बोल दिया, पूरी तरीके से जो पंजाब है उसको अंग्रेजों के हवाले कर देते हैं। इसके बदले इनको जो है 48,000 रुपए का वार्षिक पेंशन जो है वो दिया जाता है। तो एक बार हम लोग जल्दी से कंक्लूड करेंगे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से लेकर 1846 के बीच में। ओके। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में कहा जाता है कि महारानी जिंदल जो थी उनकी महत्वाकांक्षाओं का देन था कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हम लोगों को देखने को मिलता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में देखें तो ये जो है 48-49 में होता है। और इस समय जो है डलहौजी भारत का जो है गवर्नर था। और वो जो है 48,000 रुपए वार्षिक पेंशन देके राजा दिलीप सिंह को 48,000 रुपए पेंशन देके 28 मार्च 1949 ईस्वी या 29 मार्च 1849 ईस्वी को जो है पंजाब को जो है ब्रिटिश भारत में मिला लेता है। ओके। इसके बाद अगर प्रथम आंग्ल अफगान की युद्ध के बारे में अगर थोड़ा सा देखा जाए तो 39 से लेकर 42 के बीच में होता है। और इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल को देखने को मिलेगा 39 से 42 के बीच में लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड। ओके। एक बार जो है आप लोग अपने नोट्स में जो है गवर्नर जनरल का चार्ट जो है जरूर बना लीजिएगा, जैसे कि कौन कौन गवर्नर जनरल के समय जो है कौन कौन से युद्ध जो है हुए हैं, कौन से गवर्नर जनरल के समय क्या जो है महत्वपूर्ण काम हुआ, जैसे सती प्रथा का इवोल्यूशन जो है किस गवर्नर ने किया है। ओके। दास प्रथा का अंत किसने किया है, ठगी प्रथा को किसने कब समाप्त किया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है पुनर्निर्माण जो है किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तार का प्रसार जो है किस गवर्नर जनरल समय हुआ था, टेलीग्राफ की शुरुआत जो है किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो एक बार जब हम लोग चार्ट बना लेंगे तो ये सारी चीजें जो है हम लोग को बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगी। ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है कि मैला ढोने वालों की जब 1928 ईस्वी में हड़ताल होता है तो उस समय किसको जो है धन गर्मा की उपाधि जो है वो दी गई थी? मैला ढोने वालों की जब 1928 ईस्वी में एक हड़ताल होता है तो उस समय किसको जो है धन
गर्मा की उपाधि जो है वो दी गई थी। ओके। 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू जो है बीच बीच में आ रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे का, और क्लास का जो है मजा लेंगे। ओके। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि धनगरमा की उपाधि जो है किसे दी गई थी, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा प्रभावती दास गुप्ता। प्रभावती दास गुप्ता जो है 1928 ईस्वी में, जब ये इन लोगों का जो हड़ताल हुआ था, जो लोग महिला ढोते थे, यानी कि अभी जो है जिन्हें सफाई मित्र बोला जा रहा है, या जो लोग मेन होल के अंदर जो है घुस के अंदर का कचरा जो है बाहर करते थे, उसी तरीके से एक समुदाय जो है 1920 के आसपास जो है भारत में देखने को मिलता है, जिनके साथ ही बहुत ज्यादा जाति जो है वो की जाती है। तो उन लोगों ने हड़ताल किया था कि मैं जो हम लोग जो है अपने काम पे नहीं जाएंगे। तो उस समय जो उन लोगों का प्रमुख नेता जो हम लोगों को देखने को मिलता है, वो थे प्रभावती दास गुप्ता। ओके। प्रभावती दास गुप्ता ने 1928 ईस्वी के आसपास दो महत्वपूर्ण आंदोलन जो हुए थे। एक आंदोलन जो है महिला ढोने वाले समूह का हुआ था, जो लोग महिला ढोते थे, इसका नेतृत्व इन्होंने किया था। और एक जो है बंगाल में जो जूट मिलों में जो काम करने वाले मजदूर थे, 1928 के आसपास की बात है दोनों। तो दोनों का जो है नेतृत्व जो है वो प्रभावती दास गुप्ता ने किया था। ओके। तो हम लोग याद रखेंगे कि महिला ढोने वाले लोगों का जब 1928 ईस्वी में हड़ताल हुआ था, तो उसका जो नेतृत्व किसने किया था, प्रभावती दास गुप्ता। और इसके लिए इनको जो है धनगरमा की उपाधि जो है वो दी जाती है। ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एस्तांदो द इंडिया, एस्तांदो द इंडिया किस कंपनी का जो है प्रमुख नाम था। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है वो है, और इसका क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। ओके। इसी के साथ अगर हम लोग और भी कंपनी का जो है नाम देखें, तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम था वो हम लोग देख लेंगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो चार महत्वपूर्ण कंपनी जो है भारत में आती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर देखें तो इसका जो आगमन भारत में 1602 ईस्वी के आसपास हुआ है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो है 1600 के आसपास जो है वो हुआ है, इसको बनाया गया था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है निर्माण जो है 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी के आसपास हुआ था। ओके। तो ये जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस पे जो हम लोग को ज्यादा टाइम न देते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1770 और 1780 के दशक के अंतिम वर्षों में खतबंदी विनिमय विनियम किससे संबंधित था। द लेट 1770 एंड 1780 खतबंदी रेगुलेशन वाज रिलेटेड टू। इसको हम लोग जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भारतीय किसानों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपने लिए उपकरण खरीदने से, ये बिल्कुल इस क्वेश्चन से जो है रिलेटेड नहीं हो सकता है। तीसरा अगर देखें भारतीय किसानों को भू राजस्व, सॉरी दूसरा अगर देखें भारतीय दस्तकारों को उनके उत्पाद अन्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिक्री करने के लिए बाध्य करते हैं। तीसरा जो है बाइंड इंडियन पीजेंट्स टू पे देयर लैंड रेवेन्यू इन कैश टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा कभी नियम जो है, सख्त नियम जो है नहीं लाया गया था। चौथा है कि इंडियन आर्टिसंस टू बाई देयर रॉ मटेरियल लाइक कॉटन एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके। तो इसका जो सही आंसर है, जब हम लोग इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका सही आंसर होगा, कि जो 1770 और 1780 के दशक में खतबंदी विनियम अधिनियम आया था, खतबंदी रेगुलेशन जो आया था, वो भारतीय दस्तकार जो थे, जो भारतीय दस्तकार थे, उनके द्वारा जो सामान बनाया जाता था, जो भी उत्पादन जो है वो किया जाता था, तो उनको जो है इस रेगुलेशन के तहत जो है बात देखिए जाता था कि तुम जो है अपना सामान जो है सिर्फ भारतीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेचोगे। ओके।
तो इसका जो संबंध है भारतीय दस्तकारों को और उनके उत्पादों के अन्य रूप से ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बिक्री के लिए बाध्य करता है। ओके। इसके बाद अगला है कि दादा भाई नौरोजी ने 1895 में किस आयोग के समक्ष धन के निष्कासन के मामले को प्रस्तुत किया था। तो ये भी अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये जो है इजी क्वेश्चन है। अगर हम लोग देखें कि मैकडोनाल्ड आयोग जो है उसका गठन जो है 1901 के आसपास होता है। भारत में अकाल से संबंधित जो है ये आयोग था। 1901 में मैकडोनाल्ड आयोग का गठन जो है किया जाता है और इसका संबंध जो है अकाल विधि से, अकाल से संबंधित जो है नीति बनाने से। स्ट्रेची आयोग को अगर हम लोग देखें तो इसका गठन जो है 1878 से 1880 के आसपास जो है हुआ था और इसका जो संबंध था ये भी जो है अकाल आयोग के रूप में जाना जाता है और इसका जो संबंध था कि भारत में अगर कहीं अकाल पड़ता है तो वहां जो है जरूरतमंद लोगों की पहचान करना और उनको जो है जरूरी सामान जो है कैसे मुहैया कराया जाएगा, इससे संबंधित जो है स्ट्रेची आयोग था जिसका गठन 1878 से 1880 के बीच में हुआ था। ओके। प्रेषण आयोग के बारे में हम लोगों को उतनी जानकारी जो है नहीं मिलती है। जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है बेल्बी आयोग का गठन जो है 1894 1895 के आसपास किया जाता है और इसी आयोग के समक्ष जो है दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत था उसको इन्होंने उसी में प्रतिपादित किया, इस आयोग के सामने जो है रखा था। ओके। और इसके अलावा धन के निष्कासन के सिद्धांत को देखें, ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत था तो दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके। इसी में जो है इन्होंने एक आर्टिकल जो है लिखा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, द थियरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, द थियरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ओके। भारत दादा भाई नौरोजी जो है उपनिवेश, सॉरी, 1980 1880 के आनवर्ड जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो चला था उसमें जो है एक जो है महत्वपूर्ण जो आर्थिक इतिहासकार के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी हो, आरसी दत्त हो, इन लोगों को जो है उस समय के आर्थिक इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है इस से बनता है कि दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस ने कब अपनाया था। ओके। कब अपनाया था तो इसका जो आंसर जो है आप लोग सर्च करिएगा और इस क्वेश्चन के जो है कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताइएगा कि दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस ने कब मंजूरी दी थी और उन्होंने बोला था कि इनका जो थियरी है वो बिल्कुल सही है। ओके। अगला जो क्वेश्चन है कि 1880 के दशक में किस संस्था ने फर्ग्यूसन कॉलेज को विकसित किया था। फर्ग्यूसन कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना जो है न्यू इंग्लिश स्कूल जो है एक संस्था थी जिसका स्थापना 1880 के दशक में, 1880 ईस्वी में लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है किया गया था। इनके साथ जो है 2-3 लोग और थे, उसमें जो है गोपाल गणेश अगरकर का नाम जो है सामने आता है। इसके अलावा बामन शिवराम आप्टे, बामन शिवराम आप्टे का भी नाम जो है इसमें शामिल होता है। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना जो है वर्तमान मुंबई में जो है किया गया था
और आप लोग एक बार जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इसमें इसके अलावा जो है दो तीन लोग और हैं, जिसमें महादेव वल्लभ कृष्ण, महादेव, सॉरी, बल्लाल नाम जोशी, महादेव बल्लाल नाम जोशी, और विष्णु शास्त्री जैसे लोगों का भी नाम सामने आता है। ओके। तो 1880 के दशक में फर्ग्यूसन कॉलेज जो है, जिसको विकसित किया गया था, न्यू इंग्लिश स्कूल नामक एक संस्था थी, जिसके द्वारा फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना जो है की गई थी। अब बात करते हैं न्यू इंग्लिश कॉलेज की स्थापना जो 1880 ईस्वी में लोकमान्य तिलक, गोपाल गणेश अगरकर और बामन शिवराम आपटे के साथ जो है दो लोगों का नाम जो है और आता है, जिसमें महादेव बल्लाल नाम जोशी और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर है। ओके। ये पांच लोगों का नाम जो न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम में जो है जाना जाता है। ओके। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अस्पृश्यता पर 1929 ईस्वी में कांग्रेस उप समिति का अध्यक्ष था? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द 1929 कांग्रेस सब कमिटी ऑन द अनटचेबिलिटी? ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो मदन मदन मोहन मालवीय जी जो थे, जिन्होंने 1910 के दशक में बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जिन्होंने की थी, उनको जो 1929 ईस्वी में कांग्रेस के अंदर जो है एक उप समिति का गठन जो है किया जाता है, जिसका जो एम था अस्पृश्यता था। अस्पृश्यता जिसको अनटचेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ओके। इस समिति के कार्य को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, तो अनटचेबिलिटी जो है, अस्पृश्यता का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ जो जातिगत भेदभाव करना, कि मतलब कि तुम अगर निचले तबके के आदमी हो, तो तुम जो है मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हो, तुम हमारे साथ खाना नहीं खा सकते, तुम हमारे साथ इस रोड पे नहीं चल सकते हो। तो ये समस्या जो है वो 1900 के आसपास की बहुत ही जटिल समस्या थी। गांधी जी जब 1924 ईस्वी के आसपास इस मामले पे सक्रिय होते हैं, तो उसी समय जो है अस्पृश्यता के ऊपर जो है काम करना शुरू होता है। तो कांग्रेस जो 1929 ईस्वी में अपने अंदर जो एक उप समिति का गठन करता है, जिसका काम था कि भारत से अस्पृश्यता को उन्मूलन जो है वो किया जाए। ओके। इस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो उपयोगितावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि उपयोगितावाद क्या है। अगर आप लोग एक बार अच्छे से जान जाएंगे, तो आप लोग जरूर जान जाएंगे कि उपयोगितावाद के सिद्धांत को किसने दिया था। उपयोगितावाद का मतलब होता है, उपयोगितावाद सिद्धांत का जो मूल सार है, वो है ग्रेटर प्रॉफिट ऑफ ग्रेटर पीपुल। मतलब कि मैक्सिमम लोगों का जो है मैक्सिमम भला हो सके, उसको हम लोग उपयोगितावाद कहते हैं। ये सिद्धांत जो है जेम्स मिल के द्वारा दिया गया था। जेम्स मिल जेम्स मिल के द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया था। और जेम्स मिल जो है, जेम्स मिल की एक बुक है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ
ब्रिटिश इंडिया नामक को पुस्तक जो है जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया है। और उपयोगिता व सिद्धांत का प्रतिपादक भी जेम्स मिल को माना जाता है। जेम्स मिल जो है कभी भी भारत में जो है नहीं आया था। यहाँ से जो लोग वापस जाते थे इंग्लैंड में, उन लोगों से ये मिलता था और उनसे जो है भारत के बारे में अपना जो है राय पूछता था। और उसी के आधार पर इन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया अपने पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, जिसमें इन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को जो है हिंदियों का इतिहास बताया, और मध्यकालीन भारत के इतिहास को इन्होंने मुस्लिमों का इतिहास बताया, और अंग्रेजों के काल के इतिहास को इन्होंने आधुनिक इतिहास बोल दिया। ओके। इसके अलावा अगर इमैनुअल कांट के बारे में देखें तो ये जो है जर्मनी के एक फिलोसफर, वैज्ञानिक और नीति शास्त्री जो है ये थे। जैक्स देरिदा के बारे में अगर हम लोग देखें, जैक्स देरिदा जो है ये फ्रांस के थे, और ये भी जो है एक दार्शनिक, नीति शास्त्री और एक वैज्ञानिक जो है थे। ओके। मिशेल फूको के बारे में अगर देखें तो मिशेल फूको जो है ये भी जो है फ्रांस के थे, और ये भी जो है दार्शनिक थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हेरोडोटस का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो हेरोडोटस से संबंधित 4-5 स्थान जो है वो है, वो हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि हम लोग अगर हिस्ट्री पढ़े तो हम लोग को पता होना चाहिए कि अभी का जो इतिहास है उसका जो जनक है हेरोडोटस को माना जाता है। तो हेरोडोटस का जन्म जो है ऑप्शन नंबर 1 में जो है हेली कारनासस में हुआ था। ओके। हेली कारनासस। और हेरोडोटस जो है एक पुस्तक लिखते हैं जिसपे उन्होंने जिसको हम लोग हिस्टोरिका के नाम से शायद जानते हैं, हिस्टोरिका। और इन्होंने कई सारे युद्धों का जिक्र जो है इस पुस्तक में किया है। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता जो है माना जाता है। ओके। तो हेरोडोटस का जन्म कहाँ हुआ था? हेली कारनासस में। ओके। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि लेनी रिफेनस्टॉल की फिल्म ट्रायम्फ ऑफ ए विल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ट्रायम्फ ऑफ ए विल, लेनिन लेली रिफेनस्टॉल की फिल्म ट्रायम्फ ऑफ द विल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साम्यवादी प्रचार गलत है, नारीवादी उपागम ये भी गलत है, सबाल्टर्न उपागम ये भी गलत है, नाजी प्रचार, नाजी प्रचार से संबंधित जो है इनकी लेनिन रिफेनस्टॉल की जो फिल्म है ट्रायम्फ ऑफ द विल, ये जो है नाजी प्रचार से संबंधित है। ओके। इस फिल्म को अगर पूछा जाए कि कब बनाया गया था, तो इस फिल्म को 1935 ईस्वी के आसपास जो है वो बनाया गया था। और ये फिल्म जो है एडोल्फ हिटलर के बायोग्राफी के रूप में देखी जाती है। और ये जो है हिटलर जो है चौकी नाजी समुदाय से जो है वो बिलोंग करता था। तो ये फिल्म भी जो है नाजी प्रचार के ऊपर जो है वो बनाई गई थी। ओके। इसके बाद अगला है कि किसने कहा था कि काल्पनिक कृतियों के रूप में इतिहासकार की कृति और उपन्यासकार की कृति भिन्न नहीं होती, वे जहां भिन्न होते हैं वो वह यह है कि इतिहासकार के वर्णन का अर्थ सच होने से है। Who said as work of the imagination the historian's work and the novelist do not differ? Where they do differ is that the historian's picture is meant to be true. ये जो शब्द है ये शब्द है आरजी कॉलिंगवुड के। ओके। हम लोग देख रहे हैं कि पिछला जो 2-3 क्वेश्चन है वो हिस्टोग्राफी से रिलेटेड है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हिस्टोग्राफी का एक जो है हमारे पास टॉप 100 क्वेश्चन का जो है कलेक्शन है, जिसमें अब तक नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या जितने भी लोकल एग्जाम होते हैं उसमें जितने भी हिस्टोग्राफी के क्वेश्चन है
उनका कंपाइलेशन जो है हमारे पास है। अगर आप लोग चाहते हैं कि उस पे भी उसको मैं डिटेल डिस्कशन जो है इसी तरीके से कराऊं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर वी वांट हिस्टोग्राफी क्वेश्चन। ओके, इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। EH कार की जो बुक है वो है व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। ओके, RG कलिंगवुड का एक और जो फेमस कोटेशन जो हम लोगों को देखने को मिलता है, ये बोलते हैं कि समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। ये भी कोटेशन जो है RG कलिंगवुड के, इसी तरीके से हर हिस्टोरियन का जो है कुछ न कुछ कोटेशन जो है वो हमें इतिहास के लिए जो है वो देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग करेंगे। EH कार की बुक का नाम हमने बताया व्हाट इज द हिस्ट्री, इतिहास क्या है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसने कहा था कि इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास कारणों या पूर्ववृत्तों के वे धागे हैं जिसमें हमारी रुचि होती है। हु सेड हिस्ट्री है टू बी री रिटेन, बिकॉज हिस्ट्री इज द सिलेक्शन ऑफ दोज ट्रेड्स ऑफ कॉजेज एंड इंसिडेंट्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वोलियर वेंडेल होम्स जूनियर। इनका जो स्टेटमेंट है वो है कि पूरा जो इतिहास है उसको जो है हमें बार बार जो है रीराइट करना चाहिए, और जितनी बार हम लोग रीराइट करेंगे उतनी बार हमें उससे जो है नई नई चीजें जो है देखने को मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन कोटेशन जो है किसका है, ओलिवर वेल्डेन होम्स जूनियर। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से किसने 1831 ईस्वी में रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1831 में रामोसी विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, उमाजी राजे, उमाजी राजे, उमाजी राजे। ओके, 1831 ईस्वी में ये है इंडिया, और ये वाला हिस्सा यानी कि आज का जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्र में लगा हुआ है, उसमें 1831 ईस्वी में एक विद्रोह होता है जिसको हम लोग रामोसी विद्रोह के नाम से जानते हैं, जिसका नेतृत्व किसने किया था, उमाजी राजे। और इसका जो मुख्य कारण जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो था अंग्रेजों के द्वारा आवश्यकता से अधिक जो है लगान वसूल करना। इसमें जो चित्तूर और सतारा दो जगह जो फेमस है रामोसी विद्रोह के लिए। रामोसी विद्रोह कब हुआ था, 1831 ईस्वी में। किसने इसका नेतृत्व किया था, उमाजी राजे। ओके, उसके बाद देवी चौधरानी के रूप में देखा जाए तो इनका विद्रोह, इनका जो संबंध है वो सन्यासी विद्रोह से है, सन्यासी विद्रोह से है देवी चौधरानी। राम सिंह का विद्रोह जो है, राम सिंह कुका के नाम से जाना जाता है, तो इनका संबंध जो है कुका आंदोलन से है, जो कुका आंदोलन यानी कि इसको सिखों के द्वारा चलाया गया नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है। तो राम सिंह कुका का संबंध राम नामधारी आंदोलन, जिसको हम लोग कुका आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, उससे था। शाहमल तोमर, शाहमल तोमर का जो संबंध है वो 1857 के विद्रोह के समय जो है शाहमल तोमर का नाम जो है देखने को मिलता है। इनका जो इलाका जो था वो बरौड़ था, और बरौड़ की जातों का नेतृत्व इन्होंने किया था। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कितना चीजें देखा कि 1831 ईस्वी में रामोसी का विद्रोह जो हुआ था उसका जो नेतृत्व किसने किया था, उमाजी राजे। और रामोसी विद्रोह वर्तमान समय में महाराष्ट्र में हुआ था,
जो उस समय पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता था। पश्चिमी घाट में भी कहा दो जगह, चित्तूर और सतारा में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? उमाजी राजे। देवी चौधरानी का संबंध सन्यासी आंदोलन से, राम सिंह कुका का संबंध सिखों के नामधारी आंदोलन से है। और राम सिंह कुका जो है, नामधारी आंदोलन को कुका आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और शाह अमल का संबंध जो है 1857 ईस्वी में बरौड़ के जो निवासी जाट जाट थे, उनका नेतृत्व किसने किया था? शाह अमल ने किया था। ओके, आज का अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्मो समाज निम्नलिखित में से किसका उत्तरवर्ती था? ब्रह्म समाज जो है किसका उत्तरवर्ती था? तो राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले जो है आत्मीय सभा का निर्माण जो है वो किया था। ओके, और इसी को जो है आगे चल के ब्रह्म समाज के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और आत्मीय सभा का स्थापना जो है 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। ओके, धर्म सभा के नाम से अगर देखें तो उसी समय की एक समकालीन जो सभा थी उसको धर्म सभा के नाम से जाना जाता है। इसका गठन जो है राधाकांत देव के द्वारा जो है किया गया था 1829 ईस्वी में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की कौन सी ऐसी सभा थी जिसने सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया था? ये लोग बोलते हैं जो सती प्रथा है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ जो है हम लोग को याद रखना है कि धर्म सभा जो था उसके जो संस्थापक थे राधाकांत देव, इनके द्वारा जो सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध जो है वो किया गया था। ओके, इसके अलावा तब तो बोधिनी सभा अगर देखें तो इसका स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 ईस्वी में कलकत्ता में ही किया गया था। ओके, तो अगर फिर से हम लोग नोट डाउन करेंगे कि आत्मीय सभा का स्थापना 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और इसी को आगे चल के 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के नाम से जो है परिवर्तित कर दिया जाता है। धर्म समाज की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा किया गया था 1829 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। मध्यकाल के दौरान तवारीख के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ओके, इसका जो इंग्लिश वर्जन नेक्स्ट पेज पे है तो हम लोग इंग्लिश वर्जन भी देख लेंगे आप लोग। ओके, तारीख और तवारीख। तारीख और तवारीख के नाम में अगर देखा जाए तो ये दरबारी इतिवृत्त थे। बाबरनामा रोमचे डायरियों पे आधारित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है बाबरनामा जो है बाबर ने जब भारत पे आक्रमण किया था 1526 के आसपास, तो उसने जो है बाबरनामा लिखा था। और जो बाबरनामा बाबर ने के द्वारा लिखा गया था वो एक प्रकार की डायरी थी उसकी। उसकी जो डेली का जो काम था वो उसमें लिखा जाता था। तो अगर हम लोग बी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन नंबर सेकेंड और ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो एलिमिनेट हो गया। ओके, थर्ड को अगर देखें कि फारसी परंपरा राजतंत्री संस्थाओं से प्रभावित नहीं थी। ओके, फारसी परंपरा राजतंत्रीय संस्थाओं से प्रभावित नहीं थी, ये भी जो ऑप्शन जो है वो गलत है। राजतंत्री संस्थाओं का मतलब क्या होता है कि राजा है तो कोई राजा है, अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसके पुत्र को जो है उसके जगह स्थान जो है वो दिया जाएगा। और संस्थाओं में जैसे कि कोई संस्था बनाया गया उसका संबंध उसको जो उसका नेतृत्व कोई अगर कोई मंत्री कर रहा है तो हम लोग देखते हैं कि कई बार जो है अगर किसी मंत्री
का निधन हो जाता है तो कई बार देखने को मिलता है कि उसके पुत्र को जो है उसकी गद्दी जो है वो प्रदान की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी जो है यहाँ गलत है। तो इससे जो ऑप्शन नंबर वन भी एलिमिनेट हो गया और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है। तो अगर आप इस तरीके से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ से हम लोगों को एक जो मेथड यूज करना है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का जब हम लोग यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। जैसे कि इसमें हम लोगों ने देखा कि बाबरनामा रोजाना मचे डायरियों का आधारित नहीं नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत था। इसको हम लोगों ने गलत किया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो एलिमिनेट हो गया। और फारसी परंपरा राजतंत्री संस्थाओं से प्रभावित नहीं थी, ये भी बिल्कुल गलत थी। तो इसको हम लोगों ने इससे जो है ऑप्शन नंबर वन को जो है एलिमिनेट किया। इस तरीके से ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन था। इसको एक बार जल्दी से हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द तारीख एंड तवारीख ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड? दे वर द कोट क्रोनोलिकल। ओके, ये बिल्कुल सही है। बाबरनामा इज नॉट बेस्ड ऑन द रोमचा डायरी, ये बिल्कुल गलत है। द पर्सियन ट्रेडिशन वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोनार्कियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी गलत है। तो बी और सी को हम लोगों ने गलत किया। इससे जो है तीन ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही था। अगर डी को देखें, डे आर द वे स्मारक उपक्रम थे जिसने पुस्तक लेखन में इतिहास लेखन को केंद्रीय विषय बना दिया, ये बिल्कुल सही है। ये पैटर्न जो है सलजुज साम्राज्य के इतिहास द्वारा प्रभावित था, ये भी सही माना जा सकता है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि इसमें से पांचों स्टेटमेंट जो है हमें न पता हो या कोई ऐसा नहीं हमें पता हो जो एकदम पूरी तरीके से सही लगे। तो यहाँ जो एलिमिनेशन मेथड का यूज जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले गलत खोजना है कि क्या जो इसमें गलत है। तो दो गलत हम लोगों ने छाटा और हमारा आंसर जो हमारे सामने था। इसी तरीके से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? ओके, सही है पूछा जा रहा है। ओके, तो इसको हम लोग देखेंगे। वर्ष 1605 ईस्वी में डचों ने अम्बोनिया के पुर्तगाली दुर्ग पर कब्जा कर लिया। 1606 ईस्वी में डचों ने मछलीपट्टनम में एक फैक्ट्री की स्थापना जो है की गोलकुंडा के शासक के फरमान के द्वारा। डचों ने वर्ष 1617 ईस्वी में सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों में सूरत में फैक्ट्री जो है 1625 ईस्वी में पहली फैक्ट्री खोल दी थी। वर्ष 1639 ईस्वी में डचों ने मलक्का पे कब्जा किया था। ओके, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसमें जो है अगर देखें सही से तो मुझे बस एक एक स्टेटमेंट जो इसमें हमको पूरी तरीके से गलत लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर हम लोग देखें अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री कब खोली थी, तो एक तो खोली थी 1613 के आसपास, जिसको इन्होंने इलीगल रूप से खोल दिया था। सॉरी, हम लोग अगर ध्यान से सोचे तो एक बार इन्होंने खोला था शायद 1609 के आसपास। 1609 नहीं, सॉरी 1613 की ईस्वी के आसपास जो है इन्होंने सूरत में एक फैक्ट्री खोली थी जिसको बंद करा दिया गया था। ओके, जहांगीर के द्वारा। फिर ये जो है 1621 ईस्वी में आते हैं सूरत में और वहां जो एक स्थायी फैक्ट्री जो है वो खोलते हैं। तो एक डी ऑप्शन को अगर हम लोग गलत करते हैं तो वन टू दो ऑप्शन जो है यहाँ से एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं तीन और चार। तीन और चार में क्या अंतर है? इसमें ए बी सी है और इसमें बी सी ई है। तो ई को हम लोग देखते हैं। ई है कि वर्ष 1639 ईस्वी में डचों ने मलक्का पे कब्जा किया। 1639। तो इसका जो सही आंसर है वो 1639 ईस्वी नहीं होके 1639 ईस्वी में डचों ने जो है गोवा पे अधिकार करने की कोशिश जो है वो करते हैं। गोवा पे अधिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नाकाम हो जाते हैं
तो वहां से उठ के 1641 ईस्वी में मलक्का पर अपना कब्जा जो है जमाने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो भी गलत है। इससे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल सही होगा। ओके, अब देखें कि 1605 ईस्वी में डचों ने अम्बोनिया अम्बोनिया में पुर्तगाली दुर्ग पे कब्जा किया था। ये बिल्कुल सही है, इसको आप लोग नोट करिएगा। दूसरा है कि वर्ष 1606 ईस्वी में डचों ने मुस्लिम पट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित की। गोलकुंडा के शासक के द्वारा फरमान पाया, ये भी बिल्कुल सही है। डचों ने वर्ष 1617 ईस्वी में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, इसी को हम लोग देखते हैं। रिगार्डिंग टू द रोल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट पूछा जा रहा है, तो यहाँ हम लोग डी को सबसे पहले एलिमिनेट किए थे। इंग्लिश हैड ऑलरेडी ओपनड अ फैक्ट्री एट सूरत इन 1625। 1625 में ओके, ये 1621 है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ गलत है। इससे 1 और 2 को एलिमिनेट किया था हम लोगों ने। ई को अगर देखें, द डच कैप्चर्ड मलक्का इन 1639। 1639 ना ओके, ये 1641 है, क्योंकि 1639 में जो है डच गोवा पे अधिकार करने की कोशिश करते हैं। जब वहां पराजित हो जाते हैं तब ये जो है 1641 ईस्वी में 1641 में मलक्का पे अपना अधिकार करने की कोशिश करते हैं और वहां जो है ये सफल होते हैं। ओके, आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन से सही है। ओके, वायु पुराण में वाकाटक राजवंश के संस्थापक उसके पुत्र प्रवीर के बारे में संकेत मिलता है। आरंभी अभिलेखी प्रलेखों में आभीरों को पश्चिम भारत के स्थित एक शक महाक्षत्रप के सेनापति के रूप में दर्शाया गया है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में उल्लिखित इक्ष्वाकु वंशीय शासक मदुरई नगर में शासन करते थे। बोधि राजवंश उस क्षेत्र में विकसित हुआ जो कभी चेर राजवंश के अधिकार के क्षेत्र में था। महावंश में चोल शासक करिकाल का सिलोन पे आक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक ट्रिक जो हम लोग यूज कर सकते हैं कि कई बार जब स्टेटमेंट एकदम से अचानक से निगेटिव हो जाता है, ये जो एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, इसको आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूज करिएगा। जैसे कि बाय द वे मुझे इसका आंसर जो है नहीं पता है, और यहाँ मैं देखता हूं कि महावंश में चोल शासकों करिकाल का सीलोन पे आक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता है। अगर मुझे इसके बारे में थोड़ा भी नहीं पता होता तो मैं जो है सबसे पहले एलिमिनेट अगर किसी को करता तो ऑप्शन नंबर ई को एलिमिनेट करता। ई को अगर एलिमिनेट करता तो 3 ऑप्शन जो है से एलिमिनेट हो जा रहे हैं, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। अगर हम लोग सही से अगर इसका आंसर देखें तो यहाँ मैं थोड़ा सा गलत हूं। ओके, तो कई बार जो ये ट्रिक काम नहीं आती है, कई बार ये ट्रिक जो है साफ साफ जो काम आती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड जो सही है। ओके, आगे जब हम लोग कई बार इस ट्रिक को जब यूज करेंगे, जैसे कि इससे पहले वाले अगर क्वेश्चन में हम लोगों ने देखें, जैसे कि ये दो स्टेटमेंट जो थे कि बाबरनामा रोज मचे रोजामा मचे पर आधारित नहीं है, यहाँ जो एकदम एक्सट्रीम निगेटिव है, ये गलत होने का चांस होता है। फारसी परंपरा राजतंत्री संस्थाओं से प्रभावित नहीं थे, ये भी जो है एक्सट्रीम निगेटिव है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है दोनों गलत है। उसी तरीके से मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो एक्सट्रीम निगेटिव जो देखने को मिलते हैं वो गलत मिलते हैं। तो इससे हम लोग जो है तुक्का लगाने का थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ जो है इस ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो सही था। इसमें हम लोग देखें तो वायु पुराण में वाकटक राजवंश के संस्थापक और उसके पुत्र प्रवीर के बारे में संकेत मिलता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है आरंभिक अभिलेखीय प्रलेखों में आभीरों को पश्चिमी भारत में स्थित एक छत्र शक माँ छतरपों के रूप में दर्शाया गया, ये भी सही है। अगर ये देखें इसका सी वाले ऑप्शन को हम लोगों ने एलिमिनेट किया होता, सी वाले ऑप्शन को अगर हम लोग एलिमिनेट करते, जैसे कि यहाँ लिखा है कि कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में उल्लेखित इक्ष्वाकु वंशीय शासक मदुरई नगर में निवास करते थे। मदुरई कहाँ है? अगर हम लोग थोड़ा सा भारत का मैप देखें तो मदुरई एकदम साउथ वाले पोर्शन में है, लेकिन इक्ष्वाकु वंशी जो है वो नॉर्थ इंडिया के जो है नॉर्थ इंडिया के राजवंश जो है वो थे। तो इससे ये भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे।
ऑप्शन नंबर थर्ड को, सी को अगर एलिमिनेट करते तो दो ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो जाता, बचता सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ। इसके बाद देखें कि बोधि महाराज राजवंश उस क्षेत्र में विकसित हुआ जो कभी चेर राजवंश के अधिकार में, अधिकार क्षेत्र में था। तो चेर राजवंश को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये भी कहीं ना कहीं साउथ साउथ के फील्ड में ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। और बोधि राजवंश जो है वो भी नॉर्थ इंडिया का एक राजवंश था, बोधि राजवंश के नाम से जिसे जाना जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, बी और ई बिल्कुल सही थे, सी और डी यहाँ बिल्कुल गलत थे। ओके, चीजों को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा जिससे कि हम लोगों को ज्यादा दिक्कत जो है न हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासकों के द्वारा कराया गया है। मंदिर की दीवारों पर चोल शासकों की चित्रकारी की गई है। त्रिपुरांतक शिव जी का एक अन्य नाम है। राजा राजेश्वर मंदिर चोल राजवंश की कला का महान चरण का प्रतीक है। राजा राज रानी देवी दुर्गा के भक्त थे। ओके, इसमें अगर देखा जाए तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में स्थित है, वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए तीन में है, ऑप्शन नंबर फोर इसको स्टेटमेंट ए जो है तीन में है, तो चौथा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया। ओके, बी को अगर देखिए मंदिर की दीवारों पे चोल शासकों की चित्रकारी की गई है, इसमें मैं कंफर्म नहीं है तो इसको अभी मैं रिस्क नहीं लूंगा। बी अगर देखें तो बी एक में है, सी दो में है। ओके, सी को अगर देखें त्रिपुरांतक, त्रिपुरांतक जो है शिव जी का एक अन्य नाम है, ये बिल्कुल सही है। त्रिपुरांतक जो है वो वो शंकर भगवान का एक अन्य नाम के रूप में जाना जाता है। ओके, डी अगर देखें राजा राजेश्वर मंदिर जो है चोल राजवंश की कला का महान चरण का प्रतीक है, यह भी बिल्कुल सही है। राज राज देवी दुर्गा के भक्त थे। ओके, राज राज को देखें तो जितने भी मंदिर इनके द्वारा बनाए गए थे उसमें दुर्गा जी का एक भी मंदिर नहीं था, देवी दुर्गा का एक भी मंदिर नहीं था। इनके द्वारा जो है शिव शंकर भगवान के बहुत सारे मंदिर जो बनवाए गए थे। बृहदेश्वर मंदिर भी शंकर जी का है और राजराजेश्वर मंदिर भी शंकर जी का है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ई को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, दो ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए, बचते हैं बी। बी को अगर हम लोग देखें कि मंदिर के दीवारों पे चोल शासकों की चित्रकारी की गई है और ए सी डी इसमें बी। तो बी को अगर हम लोग देखें तो बी जो मंदिर के दीवारों पे चोल शासकों की चित्रकारी गई है, ये कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। इसको हम लोगों ने गलत क्यों बोला? क्योंकि जो चोल काल के जो मंदिर बनाए गए हैं वो द्रविड़ शैली में है। ओके, द्रविड़ शैली में है और द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनाए गए हैं इसमें जो चित्रकारी हम लोगों को देखने को मिलता है वो निचले फर्श पे देखने को मिलता है, दीवारों पे नहीं देखने को मिलता है। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन यहाँ थर्ड जो है वो सही होगा, यानी कि ए सी डी। तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था, ये बिल्कुल सही है। त्रिपुरांतक जो है शिव के का एक अन्य नाम है, ये भी बिल्कुल सही है। राजा राजेश्वर मंदिर चोल राजवंश की कला का महान चरण का प्रतीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि नागार्जुन कोंडा अभिलेख में 270 ईस्वी की तिथि का उल्लेख जो है वो होता है। दूसरा है कि नागार्जुन कोंडा अभिलेख में देव परम देव की छवि के प्रति समर्पण के भाव का उल्लेख मिलता है। अभीर शासक वशिष्ठ पुत्र वसुसेन देवी दुर्गा के भक्त थे। नागार्जुन कोंडा अभिलेख सर्वोच्च ईश्वर का आदि पुरुष के रूप में उल्लेख करता है। नागार्जुन कोंडा अभिलेख ईश्वर को रुम्बर भाव के रूप में वर्णित किया जाता है। ओके,
इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें थोड़ा, तो नागार्जुन कोंडा जो अभिलेख है वो 270 ईस्वी के आसपास अ, उत्कीर्ण कराया गया था। 270 ईस्वी के आसपास का मतलब कि 270 से लेकर 280 के बीच का कोई भी अगर तिथि वहां देखने को मिलेगा तो हम लोग उसको सही मानेंगे। ओके, तो ये जो है बिल्कुल सही है। दूसरा अगर देखें कि नागार्जुन कोंडा अभिलेख में देव परमदेव की छवि के प्रति समर्पण के भाव का उल्लेख मिलता है। देव परमदेव की छवि के प्रति समर्पण के भाव का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ जो देव परमदेव और यहाँ जो दिखा है कि अवीर शासक वशिष्ठ पुत्र वसुसेन देवी दुर्गा के भक्त थे। तो इसमें से अगर देखें या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही होता है, दोनों एक समय में नहीं सही हो सकता है। ये भी स्टेटमेंट सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब कि ये या तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है या तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो अगर देखें बी और सी जिसमें दोनों अगर साथ में होंगे तो वो गलत हो जाएंगे। ओके, दो ऑप्शन में बी और सी साथ में थे, दोनों गलत हो गए। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। नागार्जुन कोंडा अभिलेख सर्वोच्च ईश्वर के आदि पुरुष के रूप में उल्लेख करता है। आदि पुरुष के रूप में उल्लेख करता है। आदि पुरुष, आदि पुरुष का जिक्र है, यानी कि स्त्री का जिक्र नहीं है। और यहाँ जो है देवी दुर्गा वाला कथन जो है अब एकदम कंफर्म हो गया कि ये जो है गलत होगा। ओके, तो सी ऑप्शन को हम लोग गलत करेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है और हमारा जो क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट ए, बी, डी और ई, ये तीनों ये जो है चारों सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड यही एक इसमें से गलत है। ओके, इसके अलावा अगर ध्यान से यहाँ से देखें तो हम लोगों का नागार्जुन कोंडा अभिलेख जो है वो पूरी के तरीके से तैयार हो सकता है। तो आप अपने नोट्स में एक जो है जगह इसको दें। नागार्जुन कोंडा अभिलेख 270 ईस्वी के आसपास पाया गया है। नागार्जुन कोंडा अभिलेख में देव परमदेव की छवि के प्रति समर्पण के भाव का उल्लेख मिलता है, यह भी सही है। नागार्जुन कोंडा अभिलेख सर्वोच्च ईश्वर का आदि पुरुष के रूप में उल्लेख करता है, यह भी सही है। नागार्जुन कोंडा अभिलेख ईश्वर को रुंबर भाव में भी वर्णित करता है, यह भी बिल्कुल सही है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नौकरों और दासों की स्थिति के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मोरलैंड ने इंडिया एट द डेट ऑफ अकबर में दासता का विस्तार पूर्वक निरूपण किया है। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र शासक था जिसने दासों को निर्माण के उद्देश्य से प्रयुक्त किया था। पुर्तगालियों ने व्यापक पैमाने पर दासों की नियुक्ति की थी। जद्दा के तीर्थयात्री जहाज दास व्यापार में लिप्त नहीं थे। जद्दा के तीर्थयात्री जहाज व्यापार में लिप्त नहीं थे। यहाँ से एक बार हम फिर से देख सकते हैं कि यहाँ जो निगेटिव कंटेंट जो आया है ये चांस हो सकता है कि गलत हो सकता है। तो अगर इसको हम लोग एक बार एलिमिनेट करें डी को, तो डी जो है तीन ऑप्शन में, तो इस हिसाब से एक प्रोबेबिलिटी जो बनती है कि ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका सही होने का चांस ज्यादा है। अभी हम श्योर नहीं हो सकते, अब थोड़ा सा देखेंगे। अकबर ने युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा को स्वीकृत किया था। ओके, मोरलैंड की एक बुक है जिसका नाम है इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है। उसी समय मोरलैंड जो है एक बुक लिखते हैं और उसी टाइम पीरियड को लेके। इसमें जो है इन्होंने दास्ता का विस्तार पूर्वक निरूपण जो है वो किया है। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने दासों के निर्माण के उद्देश्य से प्रयुक्त किया था, यह भी बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सल्तनत कालीन सुल्तान था जिसके समय दासों की संख्या जो है सबसे अधिक थी, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। इसी ने जो है एक अलग जो है दीवान ए बंदगान नामक अ, संस्था को ही जो शुरुआत कर दिया जो केवल दासों के लिए था। तो ये भी बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों जिसमें एक साथ होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। ओके, तो ए और बी ऑप्शन नंबर सेकंड में जो है बिल्कुल सही है। इस हिसाब से ये तीनों जो है वो बिल्कुल सही होंगे।
तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो मैंने आपको बताया कि निगेटिव, एक्सट्रीम निगेटिव, जो भी सेंटेंस जो है निगेटिव होते हैं, चांस होता है कि उन वो जो है गलत हो। तो इसी तरीके से हम लोग जब प्रोबेबिलिटी जो है चेक करके क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं, तो हमें आंसर जो है बहुत ही आसानी से मिल मिल जाते हैं। ओके। इसके अलावा ये जो जिद्दा के तीर्थयात्री जहाज के दास व्यापार में लिप्त नहीं थे। इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो जो ये जिक्र जो है 1916 से 25 के आसपास, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड था, उस समय जो है हेजाज हेजाज साम्राज्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक क्षेत्रीय दास व्यापार का केंद्र हुआ करता था। ओके। अफ्रीकी गुलामों की तस्करी मुख्य रूप से सूडान और यूथोपिया इथोपिया के द्वारा होता था। ओके। ये भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में जो पुरंदर की संधि हुई थी, 1665, शिवाजी और औरंगजेब के बीच में पुरंदर की संधि होती है। सॉरी, औरंगजेब नहीं, औरंगजेब का एक खास थे जय सिंह, उनके बीच में और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि होती है। इसमें जो है शिवाजी द्वारा जीते गए 35 किलो में से 23 किले मुगलों को वापस कर दिए गए। वापस किए गए किलों में प्रतिवर्ष 4 लाख घुड़ का राजस्व प्राप्त होता था। शेष 12 किले से प्राप्त 2 लाख घुड़ की वार्षिक आय को शिवाजी के लिए छोड़ दिया गया। बीजापुरी कोंकण के एक क्षेत्र शिवाजी के प्रदान किए गया था। शिवाजी को 30 लाख घुड़ जो है हिस्सों में मुगलों को देना था। इसमें अगर थोड़ा ध्यान से हम लोग देखें तो कौन कौन से ऑप्शन जो है आपस में गलत हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। सॉरी, वीडियो रिकॉर्ड करते समय टाइम जो है 2 AM हो रहे हैं, सुबह के 2 बज रहे हैं, तो थोड़ी सी नींद आ रही है। लेकिन हम लोग जल्दी से इसको खत्म करते हैं। 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, हम लोग जल्दी से खत्म करेंगे। और इसका जब हम लोग देखेंगे तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी डी। ये जो है वो गलत है, ई जो है वो गलत है। शेष 12 किलो से प्राप्त 2 लाख घोड़े जो वार्षिक आय शिवाजी के लिए छोड़ दिया गया था, ये बिल्कुल गलत है। शिवाजी को जब पुरंदर की संधि हुई थी तो इनको 5,000 मनसब जो है प्रदान किया गया था। ओके। और शिवाजी को कोई भी एक मुश्त राशि जो है वो नहीं देनी थी। ओके। इसके बाद आज का सेकंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है, मध्यकाल में व्यापार के संबंध में से कौन सा कथन सही है? कन्नौज कड़ा मानिकपुर से नमक राजधानी लाया जाता था। पान का पत्ता उत्तर पूर्वी भाग से आयातित होता था। दिल्ली को रसद की आपूर्ति दूर के ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी। बरनी ने अलाउद्दीन खिलजी के समय कृषि और मूल्य नियंत्रण उपायों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। इब्न बतूता ने हमें ज्ञात होता है कि मुख्यतः गंगा के तट पर स्थित अमरोहा से अनाज की आपूर्ति होती थी। तो पान का पत्ता, अगर आप लोग वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अगर निवासी हैं या उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा जानते हैं, तो वर्तमान में जो है महोबा से जो है पान के पत्ता का सप्लाई जो है ऑल इंडिया में किया जाता है।
और यहाँ दिया गया है उत्तर पूर्वी भाग यानी कि नॉर्थ ईस्ट। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, वहां से बोला जा रहा है कि पान के पत्ते को आयातित किया जाता था। तो ये जो है गलत है। कन्नौज, कड़ा और मानिकपुर नमक राजधानी। कन्नौज, कड़ा और मानिकपुर से नमक राजधानी लाया जाता था। तो चूंकि नमक बनाने के लिए किसी कोस्टल एरिया का जो है रिक्वायरमेंट होगा, या तो कोस्टल एरिया या यहाँ राजस्थान के कुछ इलाके में जो नमक का उत्पादन होता था, जहाँ पे खारे पानी की झीलें जो है पाई जाती थी। तो इसमें कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे खारे पानी की झीलें जो है पाई जाए। तो इस हिसाब से ए और बी जो है गलत होंगे। ए और बी जहां भी हैं उसे हम लोग गलत कर देंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही आंसर होगा। दिल्ली को रसद की आपूर्ति जो है ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी, बिल्कुल सही है। बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के कृषि और मूल्य नियंत्रण उपायों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया, यह भी बिल्कुल सही है। इब्न बतूता से हमें ज्ञात होता है कि मुख्यतः गंगा के तट पर स्थित अमरोहा से अनाज की आपूर्ति जो है वो होती थी। ओके, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, नौसैनिक रेटिंग्स में 18 फरवरी 1946 ईस्वी को आईएनएस तलवार से विरोध प्रारंभ किया। बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह का मुख्य कारण खराब भोजन और नस्लीय भेदभाव था। नौसैनिक विद्रोह के दौरान बॉम्बे शहर शांत रहा और जनता ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। बॉम्बे में शांति स्थापना के लिए मराठा बटालियन बुलाई गई थी। कराची में भी हड़ताल फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ। यहाँ अगर ध्यान से देखें थोड़ा सा, एक बार फिर से एक जो है निगेटिव स्टेटमेंट जो है वो मिलता है, तो प्रोबेबली चांस है कि ये जो है गलत होगा। तो सी को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, अगर वो एक ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया। ओके, बाकी अगर सही होने का चांस है तो बॉम्बे में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मराठा बटालियन को बुलाया गया था। मराठा बटालियन चूंकि उसी इलाके के की फोर्स जो वो थी, तो ये जो है सही होने का चांस है। तो डी सही होगा। ई को अगर देखा जाए, कराची में भी हड़ताल 1946 फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ, जब आईएनएस तलवार के नौसैनिक विद्रोह हुआ था। तो उसका जो कारण था वो खराब भोजन और नस्ली भेदभाव था ही। आईएनएस तलवार में जो 18 फरवरी नौसैनिक विद्रोह हुआ था, ये भी सही है। और जब ये विद्रोह हुआ था तो पूरे भारत में इसका जो विरोध किया गया था। तो इसको दमन के लिए बॉम्बे शांति स्थापना के लिए मराठा बटालियन जो है बुलाया गया था। इस हिसाब से आपका नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। तो आज के 25 क्वेश्चन को हम लोग ने बहुत ही डिटेल से देखा। अगर इसमें से आपको कुछ भी ऐसी जानकारी मिली हो जो आपके इस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जितने भी पीवाईक्यू डिस्कशन क्लास जो है कराए जा रहे हैं, उसको आप लोग जरूर देखिए। हम लोग जल्द ही मिलेंगे। इस वीडियो के थर्ड पार्ट यानी कि अगले दिन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है या आपका कोई ऐसा सजेशन है जो हमें देना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, तैयारी जारी रखें।